पैदाइश तो मुंबई की ही है और इत्तेफाकन हमारी फैमिली में एक कनेक्शन ऐसा है जो कि मैं फिल्मी कह सकता हूँ। मेरी दादी की तरफ से एक रिश्तेदार जिन्हें मैंने बचपन में देखा, पहले पर्दे पे और फिर रूबरू, वो मशहूर एक्टर, पुराने ज़माने के कमाल के कॉमेडियन और विलन थे, जीवन साहब। तो उन्हें मैं जीवन नाना कह के बुलाया करता था। अब हुआ यूं कि जब मैं बहुत छोटा था तो संडे के दिन मेरे पापा, मम्मी, चाचा, चाची, हम सब बच्चों को जीवन साहब के घर ले जाते थे और वहाँ बड़ी सी महफिल जमती थी। तभी मैं उनके बेटे किरण कुमार से भी मिला, जो कि काफ़ी बड़े थे और मैं तो बहुत ही तब छोटा था, और उनकी हाइट तो माशाल्लाह कमाल ही है। वो जब मेरा ख्याल है मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तो कई बार जीवन साहब और उनकी फैमिली भी आया करती थी हमारे घर। तब हम साइन में रहते थे और साइन की कोलीवाड़ा की वो मछली बड़ी मशहूर थी और वो जीवन साहब को बहुत पसंद थी। तो जीवन नाना वो खाने और मेरी मम्मी के हाथ की बनाई पालक खाने आते थे अपनी फैमिली के साथ। तब मैंने देखा कि वो किरण कुमार बता रहे थे, मेरा ख्याल है मेरे चाचा को या मेरे पापा को, कि मैं फिल्म इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट। तो जब सब चले गए तो मैंने कुछ दिनों बाद अपने मामू से पूछा, मैंने कहा मामू ये पूना फिल्म इंस्टीट्यूट क्या होता है? कहते हैं अरे सब बड़े से बड़े एक्टर जो है वहीं से निकल रहे हैं और जिनको तुम अब पर्दे पे देख रहे हो वो सब पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के हैं। तो इस तरीके से 5th 6th स्टैंडर्ड में मैंने पूना फिल्म इंस्टीट्यूट का नाम सुना। अब मुझे लगा कि एक्टिंग तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि स्कूल में मैं एक्टिंग तो नहीं करता था मगर मैं जो एनुअल फंक्शन होती थी उसमें गाना गाता था। और मेरे दोस्त एक चंद्रमोहन खोसला के गाना गाए बगैर फंक्शन पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि हम 2-3 गाने गाते थे। तो मुझे लगा अगर गा सकता हूं तो एक्टिंग भी कर सकता हूं। अब वो पता पड़ा कि एक्टिंग का भूत सवार हो गया। पता तो था कि पूना फिल्म इंस्टीट्यूट जाना है। अब मैं कुछ 16-17 साल की उम्र में ही पहुंच गया। एक टेस्ट पास की, दूसरी टेस्ट पास की, आखिर के 20 लोगों में शॉर्टलिस्ट हो गया। तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मेरी एज देखी तो कहा कि तुम तो अभी 17 साल के हो, हम तो मिनिमम एज हमारी जो है 18 साल की है। तो मैं बड़ा मायूस हुआ। 2 साल बाद मैंने फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम सुना तो वहाँ अप्लाई किया और वहाँ मुझे एडमिशन मिली। इस तरीके से मैं एक ड्रामा स्कूल पहुँचा और वहाँ 3 साल बिताए नई दिल्ली में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जब मुझे याद आता है तो मुझे अलकाजी साहब की याद आती है, जो हमारे डायरेक्टर थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, मिस्टर इब्राहिम अलकाजी। मेरा ख्याल है कि मैंने जितना ड्रामा जिंदगी में सीखा वो सिर्फ एक इंसान से सीखा, मिस्टर इब्राहिम अलकाजी। और हाँ, बड़े मशहूर लोग थे जिन्हें हमने थिएटर में देखा। पंकज कपूर साहब थे और के रैना थे, राज बब्बर जी हमारे सीनियर थे, नसीरुद्दीन शाह साहब और ओमपुरी साहब की हम बातें सुना करते थे कि वो किस तरीके से परफॉर्म किया करते थे। तो हाँ, और प्लेस भी बहुत किए, कुछ इंग्लिश की एडेप्टेशंस की, फिर एक कमाल का प्ले हुआ था जिसका नाम था मारा, जो जान पॉल मारा, एक फ्रेंच रेवोल्यूशनरी के ऊपर बेस था। लैला मजनू किया, उसमें लैला के पति का रोल मैंने किया
और लैला मजनू हमने नौटंकी स्टाइल में किया था ओपन एयर थिएटर में, तो उसमें कोई डायलॉग बोला नहीं जाता था, जो डायलॉग था वो सारा गा के कहा जाता था, तो इट वॉज अ म्यूजिकल। सो इस तरीके से बहुत सारे प्लेस किए, और मोहन राकेश जी हों, उनके आधे अधूरे देखने को मिला। और तब हमारे एक बहुत कमाल के एक्टर थे मनोहर सिंह जी, और सुरेखा सीकरी की तो आप अब भी देखते होंगे बालिका बधू में। बहुत कुछ कमाल के एक्टर्स हमने देखे। जॉन ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर उन्होंने जब परफॉर्म किया तो मैं तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मेरी उम्र 20-21 साल की थी, मैं मुंबई का था, मुझे तो पता भी नहीं था कि यू नो इतनी इंटेंसिटी होती है परफॉर्मेंसेस में। तो हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, बल्कि ये कहना चाहिए कि सब कुछ जो सीखा वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सीखा। एक फाउंडेशन जो है वो लेकर दी मिस्टर इब्राहिम अलकाजी और इन ग्रेट एक्टर्स ने जिनको हमने देखा। मैं थिएटर किया करता था, नसीर भाई ने एक मजमा करके ग्रुप यहाँ बनाया हुआ था, नसीरुद्दीन शाह साहब ने, तो मैं उनके साथ जुड़ गया क्योंकि वो मेरे बड़े थे एनएसडी के, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। तो मैंने प्लेस वगैरह किए, तो प्लेस वगैरह देखने जावेद अख्तर साहब आया करते थे। तो उन्होंने मुझे राही मासूम रजा साहब, जो एक बहुत ही कमाल के राइटर थे, उनसे मिलवाया अपने घर पे, और उनसे कहा कि राही साहब ये बड़ा अच्छा एक्टर है, कुछ करिए इसके लिए। तो राही साहब ने मुझे डिस्को डांसर और एक फिल्म जीवन रेखा करके दिलवाई, और फिर बस कुछ 2-4 और फिल्में आई, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो मैंने लिखाई तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से शुरू कर दी थी, बल्कि उससे पहले कॉलेज से शुरू कर दी थी। तो मैंने सोचा कि बेहतर है कि इज्जत से राइटर बन जाऊं, ये विलन बन के हर फिल्म में बेइज्जती ना करवाऊं, अपनी मार ना खाता रहूं। एक्चुअली मिस्टर बाशु चैटर्जी वो डायरेक्टर थे रजनी के। उनको किसी ने बताया कि एक नया लड़का है, वो लिखता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आया है। अब तक तो उसने कुछ ऐसा नहीं लिखा है जो कि पर्दे पे पहुंचा हो, लेकिन लिखता अच्छा है। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि इस तरह का हमको एक हियर इज लूसी टाइप ऑफ कॉमेडी बनानी है। तो हियर इज लूसी तो मैंने टीवी पे देखा था, तो मैं जुट गया वो लिखने में। पता चला कि हियर इज लूसी तो हमने नहीं बनाया, लेकिन करते कराते जिस तरीके से खोजते इंसान मुल्तान पहुंच जाता है उसी तरीके से हम सोशल इश्यूज को उठाने लगे, और गैस सिलेंडर के बारे में बात करने लगे, और टैक्सी वाले चलते नहीं जहाँ आप जाना चाहते हैं उसके बारे में बात करने लगे, स्कूल एडमिशंस के बारे में बात करने लगे। तो ये बड़ा पॉपुलर हो गया 8th-9th एपिसोड तक आते आते। तो हमें एक राह दिखाई दे गई, हमने कहा ये है, ये ऑडियंस को पसंद है, ये लिखो। फिर मेरा फोन जो था, तब MTNL ही एक कंपनी थी, मोबाइल फोन तो थे नहीं 85-86 में, तो मेरा फोन जो है कुछ 1 महीने से डेड पड़ा था, तो मैंने अपने फोन पे लिख दिया कि 1 महीने से डेड पड़ा है जी। तो फ्रंट पेज न्यूज हो गई, रजनी का वो एपिसोड भी बड़ा हिट हुआ। दैट इज हाउ आई गेस वी ended up making a hit serial which is remembered till today. एक दिन बाशु चैटर्जी ने मुझे कहा कि रजनी के रोल के लिए 3 चॉइसेस हैं, अनीता राज, बिंदिया गोस्वामी, प्रिया तेंदुलकर। तुम्हें क्या लगता है, तुमने लिखा है किरदार? तो मैंने कहा प्रिया तेंदुलकर। कहता तुम जानते हो उसको? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि कभी मिले हो, कभी कुछ देखा है उसका? तो मैंने कहा कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाने से पहले मैंने एक फिल्म देखी थी अंकुर, उसमें देखा था मैंने उसे। मुझे तो पता भी नहीं वो अब लगती कैसी है, लेकिन उसकी सेंसिबिलिटीज बाशुदा बहुत सही होंगी। तो कहता कैसे पता? मैंने कहा विजय तेंदुलकर साहब के मैं प्लेस NSD में कर चुका हूं, मुंबई में कर चुका हूं, गिद्ध,
खामोश अदालत जारी है वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा इतने बड़े प्लेराइट की बेटी, उसकी सेंसिबिलिटीज तो बहुत ही अलग होंगी फिल्मी दुनिया से। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं उसको कांटेक्ट कर लेता हूँ। पति का रोल कौन करेगा? तो मैंने 2-4 नाम दिए। तो मुझे कहते हैं एक नाम मेरे पास भी है। तो मैंने कहा कौन? तू। तो मैंने कहा मैं कैसे बाजुदा, कोई रोल ही नहीं है, पूरा सब कुछ तो रजनी ले जाती है, ये तो सिर्फ बीच बीच में थोड़ी कॉमेडी करता रहता है। कहता है कुछ नहीं यार, दिन में 7 तो रहा करेंगे सेट पे, कभी कुछ लिखना करना हुआ तो तू लिख तो लिया करेगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं बाजुदा, मुझे इस चक्कर में मत फंसाइए। मैंने जो डिस्को डांसर करनी थी, कसम पैदा करने वाले की, जरा सी जिंदगी, कुछ 2-4 और फिल्में मैंने कर ली, अब मैं एक्टर नहीं हूं। मुझे कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुझे 1,500 रुपया पर एपिसोड दूंगा, और देख जब घर की शूटिंग कर रहे हैं तो किसी किसी दिन में 4 एपिसोड तेरे निकल जाएंगे, तो 5,000 रुपए दिन के क्या बुरे हैं। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा 85-86 में 5,000 रुपए अच्छी चीज होती थी। मुंबई में मैंने एक वर्सोवा में मकान खरीदा था 5 लाख रुपए में, जो कि आज शायद 1-1.5 करोड़ का होगा। तो मैंने बाशुदा से कहा कि कैश देंगे? उन्होंने कहा हाँ कैश दूंगा। इस तरीके से मैंने मान लिया, और वो गए पहले दिन की शूटिंग पे प्रिया के पास और कहते हैं अरे भाई तुम्हारा हस्बैंड बहुत ढूंढा हमने, लेकिन तुम्हारी किस्मत में करण राजदानी है। अब प्रिया भी मुझे जानती नहीं थी, मैं भी उसको नहीं जानता था, इस तरह दोस्ती बढ़ी। और बाद में फिर बाशुदा ने यही डायलॉग 100 बार कहा होगा जब हमारा रिश्ता हुआ, जब हमारी शादी हुई। कहता मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था तुम्हारे नसीब में करण राजदानी है। तो ऐसा रहा, और द रेस्ट इज हिस्ट्री। हाँ हमारी शादी हुई मेरी और प्रिया तेंदुलकर जी की, और आज वो जिंदा नहीं है, लेकिन मैं बुद्धिज्म प्रैक्टिस करता हूं और आज भी उसके साथ इन टच हूं अपने बुद्धिज्म के जरिए। तहकीकात 95 में आके मैंने बनाया। तब तक मैं एक राइटर के तौर पे एस्टैब्लिश हो चुका था, बल्कि जो शाहरुख खान की मेरा ख्याल है दूसरी फिल्म थी दीवाना, उसके प्रोड्यूसर्स मेरे पास आए एक दिन और कहा कि करण हम तुम्हें डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाथ जोड़ता हूँ यार, मुझे डायरेक्टर बनने की क्या जरूरत है। एक तरफ लाइन लगी हुई है फिल्म प्रोड्यूसर्स की, दूसरी तरफ टेलीविजन प्रोड्यूसर्स की, तो मुझे क्या जरूरत, पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं डायरेक्टर बन जाऊं। तो बेचारे उनको लगा बड़ा अजीब सा आदमी है ये। दोस्त ही थे मेरे, लेकिन वो चले गए। उन्होंने, गुड्डू धनवा प्रोड्यूसर थे, उन्होंने राज कंवर जी को उसमें ब्रेक दिया और माशाल्लाह बहुत अच्छी फिल्म बनाई राज कंवर जी ने। मैं औरों को प्रोड्यूसर बनाने में बड़ा माहिर था। मेरा एक दोस्त थे रवि बसवानी, तो मैंने कहा तू प्रोड्यूसर बन जा, तो वो प्रोड्यूसर बन गया। एक हक्के बक्के करके सीरियल लिख दिया। एक और दोस्त था, उसके लिए किस्से मियाँ बीवी के लिख दिया। प्रिया और खुद को कास्ट कर लिया। रजनी के बाद हम पॉपुलर हो ही गए थे। अब इन सब ने मुझे कहा कि तू भी तो एक स्क्रिप्ट डाल ले अपनी दूरदर्शन में। तो मैंने कहा ठीक है डाल लेते हैं। मैं एक फिल्म लिखने गया था, तो हॉलीडे इन में रुका हुआ था दिल्ली के, तो मैंने वहां बैठे बैठे ये भी लिख लिया और जाके दूरदर्शन में सबमिट कर लिया। पता पड़ा कि कोई तब सीबीआई इंक्वायरी हो गई सारे प्रपोजल्स पे कि जी किसका पास किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ इंटरनल मामला था। खैर उन्होंने 2 साल बाद ऐसा किया कि भाई ये करण राजदान है, ये कुंदन शाह है, ये फला है, ये लोग तो रिकग्नाइज्ड लोग हैं, तो इनके पास कर दिए जाए। मुझे अप्रूवल लेटर आ गया। अब पायलट बनाना था। पायलट के लिए मेरे पास डायरेक्टर नहीं था, तो मैं शेखर कपूर, जिसके लिए मैं 2-3 फिल्में लिख रहा था तब, मैं उसके पास गया। मैंने कहा शेखर क्या करें? कहता मैं कर देता हूं पहला एपिसोड। तो मैंने कहा यार तू तो बड़ा
जमा के टिका के करता, तू तो बर्बाद कर देगा मुझे एज अ प्रोड्यूसर। तो उसने कहा नहीं नहीं यार, तू दोस्त है मेरा, ऐसा थोड़ी करूंगा मैं। बहरहाल शेखर बन गया डायरेक्टर, और मेन डिटेक्टिव के लिए, अब क्योंकि विजय आनंद साहब शेखर के मामू थे, तो शेखर ने कहा कि गोल्डी अंकल को कास्ट करते हैं, उनके सब गोल्डी साहब बुलाया करते थे। तो फोन किया तो वो लंदन में थे, तो शेखर ने कहा कि एक बहुत कमाल की स्क्रिप्ट लिखी है करण राजदान ने, तो आपको इसमें मेन डिटेक्टिव करना है। कहता है ठीक है, मैं 10 दिन बाद आता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो वो आए, पढ़ा उन्होंने, बड़ा अच्छा लगा उन्हें। शेखर कपूर ने पायलट शूट कर लिया, मैं प्रोड्यूसर बन गया, राइटर तो था ही, और साहब हमने भेज दिया। अब हाँ, सौरभ शुक्ला किस तरह कास्ट हुआ ये मैं बताना भूल गया। शेखर तब बैंडिट क्वीन फूलन देवी पे जो फिल्म बनाई थी वो शूट करके आया था। तो जब उसने मेरी स्क्रिप्ट सुनी तो कहा कि मेन डिटेक्टिव के लिए तो गोल्डी साहब बहुत सही रहेंगे, और ये जो है ना एक इंडियन डैनी डिविटो दिलाता हूं तुझे, बड़ा अच्छा एक्टर है ये, तेरे गोपी के रोल में बहुत फिट बैठेगा। इस तरीके से उसने मुझे सौरभ शुक्ला से मिलवाया, और हमने सौरभ शुक्ला को दिल्ली से मुंबई शिफ्ट करवाया। तो इस तरह हमने सौरभ शुक्ला को दिल्ली से मुंबई शिफ्ट करवाया, और फिर तहकीकात बना। लेकिन पायलट जब अप्रूव होके आया और हमें काफी सारे एपिसोड्स भेजने थे टेलीकास्ट के लिए, तो शेखर ने कहा मुझे तो बैकग्राउंड म्यूजिक नुसरत फतेह अली खान साहब से करवाने जाना है पाकिस्तान, तो मैं तो ये अब डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा यार फंसा दिया फिर तूने मुझे, अब मैं किसको ढूंढूं? तो मैं गोल्डी साहब के पास गया, मैंने कहा गोल्डी साहब आपकी फिल्में तो मैंने बचपन से देखी है, ज्वेल थीफ, गाइड, जॉनी मेरा नाम, मतलब आप तो मास्टर हैं थ्रिलर्स बनाने के, तो अब ये कर लीजिए मेरे लिए, ये तहकीकात डायरेक्ट कर लीजिए। तो उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा। तो मैंने कहा गोल्डी साहब आप नहीं करोगे, शेखर तो चला गया तो कौन करेगा? कहता तू करेगा। तो मैंने कहा मैं कैसे कर सकता हूं, मुझे तो डायरेक्शन की एबीसी नहीं पता। कहा मुझसे उन्होंने राइटर अच्छे डायरेक्टर बनते हैं। अब मैं मरता क्या ना करता, धकेल दिया गया पानी में, तो स्विमिंग सीखनी पड़ी। इस तरीके से मैं डायरेक्टर बन गया तहकीकात का। राइटर तो था, प्रोड्यूसर तो था ही, तो दूसरे तीसरे एपिसोड से फिर मैंने कुछ 101 एपिसोड्स बनाए। दरअसल गर्लफ्रेंड, हवस, सौतन ये फिल्में बनाने से पहले मैंने कुछ 4-5 ऐसी फिल्में लिखी थी जो लव स्टोरीज थी, जैसे कि दिलवाले, दिल जले, दीवाने, कयामत, दुश्मनी। तो मैं लव स्टोरीज बनाना चाहता था। मेरी पहली फिल्म जो मैंने साइन की उसका नाम था रोशनी। वो एक लड़की की कहानी थी जो हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर से अब्रॉड जाती है एक एनआरआई से शादी करके, और उसे मैंने इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, न जाने कहाँ कहाँ शूट किया। लेकिन जब वो फिल्म कंप्लीट हुई तो प्रोड्यूसर्स जो थे उनमें कुछ मनमुटाव आ गया और वो फिल्म आज तक रिलीज नहीं हुई। तभी महेंद्र धारीवाल करके एक प्रोड्यूसर हैं, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि ये एक इंग्लिश फिल्म है, इसका हमें कॉपी बनाना है। तो मैंने कहा कि अच्छा, देखी मैंने, मुझे इंटरेस्टिंग लगी, रिचर्ड गियर थे उसमें वगैरह वगैरह। तो मैंने उससे कहा ठीक है, क्या कि दुबई में शूट करेंगे पूरी फिल्म। मैंने कहा ओके, दुबई तो मैं जानता हूँ, मैं बहुत बार होके आया हूँ, तो अच्छी जगह है, तो चलेंगे। उन्होंने कहा टाइटल हवस है। तो मैंने कहा ये हवस टाइटल ठीक नहीं है, लेकिन अब तब तक वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को बता चुके थे, वो हवस टाइटल पे जो है अपनी फिल्म बेच चुके थे, तो मैं क्या कर सकता था। तो इसलिए अब घर पे बैठा था, क्योंकि 2 साल रोशनी के जो गुजरे थे, अब उसके बाद वो फिल्म भी रिलीज नहीं हुई, तो मैं क्या करता। तो मैं गया दुबई, 30 दिन में ये फिल्म बनाई और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। इसी दौरान जो है मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, वो हैरी बवेजा को पसंद आ गई, उसने कहा इसे हम बनाते हैं, गर्लफ्रेंड बन गई। अब ये सारी पिक्चरें कि एक लड़की भटकती है अपनी शादी से, या एक लेस्बियन एक दूसरी लड़की को चाहती है,
ये तो मैं आम जिंदगी में जो देखता हूँ वही लिखता हूँ। इसी तरह मैंने एक फिल्म बनाई है उमर, जो मैंने पूरी यूके में शूट की, लंदन और उसके इर्द गिर्द। अब उसका जिक्र कोई नहीं करता, वो तो बूढ़ों के बारे में थी। उसमें जिम्मी शेरगिल था और 3 बूढ़े थे, कादर खान, प्रेम चोपड़ा और सतीश कौशिक, उनकी कहानी थी। तो मीडिया को भी कुछ उछालने के लिए चाहिए होता है, तो अब ये कंट्रोवर्शियल फिल्म है करके अब उसके पीछे पड़ गए। लेकिन अगर आप देखें तो गर्लफ्रेंड में कुछ नहीं है, एक किसिंग सीन नहीं है, एक कोई किसी का बिकनी में सीन नहीं है, एक 2 घंटे की कहानी है, 3 पात्र हैं और वो होल्ड करती है आपको। इसीलिए वो मेरा ख्याल है कुछ 8-10 शहरों में वो 100 दिनों तक चली। तो अब इसका क्या कहा जा सकता है? उसी तरह उनको उमर की भी बात करनी चाहिए, या एक मैंने कॉमेडी बनाई मिस्टर भट्टी ऑन छुट्टी, अब उसकी बात भी करनी चाहिए। वो भी हमने स्कॉटलैंड में शूट की, स्कॉटलैंड के बॉर्डर पे ब्लेक डिस्ट्रिक्ट में शूट की। तो फिल्में तो हर तरह की बनाई हैं, हर तरह की लिखी हैं, सीरियल्स, डिटेक्टिव से लेके सोशल कॉजेज टू कॉमेडीज, किस्से मियाँ बीवी के, हक्के बक्के, पंछी। एक पंछी का किस्सा बहुत कमाल का है। मैंने एक सीरियल लिखा था कि किस तरीके से कुछ एनआरआईज हिंदुस्तान वापस आते हैं और माँ बाप जबरदस्ती बच्चों को लेके आते हैं कि हम यहाँ सेटल होंगे, और पता बड़ा माँ बाप डिसल्यूजन हो जाते हैं हिंदुस्तान से और बच्चों को हिंदुस्तान पसंद आ जाता है। आखिर में माँ बाप जाना चाह रहे हैं वापस और बच्चे उनको रोक लेते हैं। अब अमिताभ बच्चन साहब का एक मेकअप मैन है सावंत, तो सावंत कोई ये सीरियल और वो उसके कुछ रिश्तेदार अब्रॉड रहते थे, तो उसे बड़ा पसंद था। तो मैं एक दिन डिम्पल कपाड़िया जी को कोई रोल सुनाने गया था चांदीवली स्टूडियो, तो वहाँ मुझे सावंत मिल गया। उसने कहा कि ये मेरे को सारे एपिसोड चाहिए टेप पे, मैं अपने भाई को भेजना चाहता हूँ अब्रॉड ताकि वो भी वापस आ जाए। तो मैंने कहा यार ये तो कहानियां हैं। कहता नहीं नहीं लेकिन बहुत अच्छी, और सचमुच पंछी मुझे लगता है अच्छा लिखा होगा, बिकॉज एपिसोड खत्म होता था और जावेद अख्तर साहब का फोन आ जाए मुझे, या किसी और अच्छे राइटर का फोन आ जाए मुझे, तो यानी कि पसंद तो आया था। इतने में मैं क्या देखता हूं कि दूर से वैन में जा रहे हैं अमिताभ बच्चन साहब, वो मुड़ के देखते हैं बड़ी भीड़ जमा है, और वो मुझे देखते हैं और भीड़ को काट कर मुझ तक आते हैं और कहते हैं कि करण, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। मैं तो गिरी पड़ा। ये मेरी बच्चन साहब से पहली मुलाकात थी। बाद में उन्होंने मिस्टर भट्टी ऑन छुट्टी में बहुत ग्रेशियसली एक स्पेशल अपीयरेंस दिया, तो बहुत आभारी हूं उनका। लेकिन हाँ, मैंने हर तरह का काम किया है। अब ये दुनिया पर है कि वो किस चीज को उछाले और किस चीज को दबाए, क्या कर सकते हैं। अगर आज ज्यादा एक्सपोजर है तो एट द सेम टाइम एक पीकू भी बनती है। और मैंने सुना बाजीराव मस्तानी भी बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। तो डायरेक्टर्स तो हर किस्म के हैं, और फिल्में कुछ अच्छी भी बन रही हैं और कुछ ज्यादा बोल्ड भी बन रही हैं। मैं आज सेंसिटिव फिल्म ज्यादा देखना पसंद करता हूँ, पीकू जैसी। और मैं चाहता हूँ, या बदलापुर जिस तरह की फिल्म थी, तो मैं चाहता हूँ कि अब एक बायोपिक बनाऊं। एक पुरानी इंडियन स्टार हैं, 60s में हीरोइन थी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उन पे बायोपिक लिखी है, और मैं चाह रहा हूँ कि वो 60s का एरा क्रिएट करूं और उनकी जिंदगी की कहानी मैं बताऊं। बट फिल्में सेंसिटिव होनी चाहिए, और फिल्म बहुत पावरफुल मीडियम है। इसे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया न समझ के मेरा ख्याल है काफी कुछ किया जा सकता है। जितना ओरिजिनल हो उतना ही बेहतर है। अगर मैंने दिलवाले लिखी तो वो ओरिजिनल थी, दिलजले लिखी वो ओरिजिनल थी, तहकीकात बनाया ओरिजिनल था, रजनी ओरिजिनल था, गर्लफ्रेंड बनाई वो ओरिजिनल थी, बल्कि फ्रेंच में कॉपी करके उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड बना दी फ्रांस में। तो उन्होंने कॉपी की मेरी,
मैंने तो बहुत कम कॉपी किया है। एक अनफेथफुल जो फिल्म थी जिसकी मर्डर और हवस दोनों बनी, उसी को कह सकता हूं कि वो कॉपी थी। अदरवाइज आई हैव स्टक टू द ओरिजिनल थॉट, और मैं चाहूंगा कि जितना ओरिजिनल आएगा उतना हमारा सर दुनिया में ज्यादा ऊंचा रह पाएगा। I did like to see more original stuff. सीक्वल्स तो अब क्या पूरी दुनिया में बनते हैं क्योंकि वो सेफ होते हैं। ऐसा माना जाता है कि आधा तो वो ऑलरेडी बिक चुके हैं, क्योंकि पार्ट 1 अगर वो है, हिट है, तो फिर सीक्वल जो है वो 50% तो बिक ही चुका है ना। मतलब जनता 50% तो देखने आएगी, और अगर सीक्वल ठीक है तो फिर वो भी हिट होगा। तो ये एक मार्केटिंग साइड से मैं कहूँगा स्ट्रैटेजी है। मैंने एक फिल्म लिखी थी टाइम मशीन, वो आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह साहब, रेखा जी, रवीना टंडन, परेश रावल, बहुत लोग थे उसमें। शेखर कपूर डायरेक्टर था। उसमें हम पास्ट में गए थे। तो एक दिन हैरी बवेजा ने मुझे कहा कि करण, वही अगर कॉन्सेप्ट में ले लूं तेरी टाइम मशीन, तो बन नहीं पाई, रिलीज नहीं हुई, तो क्या फ्यूचर में हम जाके ये कर सकते हैं? तो मैंने कहा करके देखो। तो उसने अपना एक ड्राफ्ट लिखा, फिर मैं 2 ड्राफ्ट्स पे बैठा, लेकिन मैं ज्यादा बैठ नहीं पाया। दोस्ती में उसने मेरा नाम दे दिया, लेकिन वो मैं उस स्क्रीन प्ले को ओन अप नहीं करना चाहूंगा। भाई देखिए, अगर आप राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं तो उसमें मजा तो बहुत है, बिकॉज यू आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। आप जिस तरह जो चीज बनाना चाहते हैं आप बना पाते हैं। वैसे भी मेरी आज तक कोशिश रही है, चाहे मैं प्रोड्यूसर हूं या ना हूं, सिर्फ राइटर डायरेक्टर हूं फिल्म का, मेरी कोशिश रही है कि जो मेरा विजन है वो पर्दे तक पहुंचे। सबसे पहले तो क्या है, कोई उम्र नहीं होती है फिल्म बनाने की, क्योंकि आखिर तक और आज तक अगर किसी ने सबसे ज्यादा रोमांटिक फिल्में बनाई तो वो एक ही इंसान था, और वो 80 साल का था जब वो गुजरे, यश चोपड़ा। तो आज भी मुझे कोई उन जितनी रोमांटिक फिल्म बना के दिखा दे, नहीं हो सकता। तो एज का कोई बैरियर नहीं होता है। हाँ, एक बात जरूर होती है कि लोग तैयार होके, यंगस्टर्स इस इंडस्ट्री में आए तो बेहतर है। ये बहुत जरूरी है कि वो तैयार होकर आए, अपनी एजुकेशन जो है वो पूरी करें, उसके बाद जो फिल्म एजुकेशन है वो लेकर आए, वरना तैयारी नहीं होगी तो यहां सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। द रेशो इज मिनिस्क्यूल, 0.1%। तो तैयारी ये सबसे बड़ी चीज है। और फ्रीलांस काम है तो घर बैठने का भी उनमें वो हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जॉब है कि आज शुरू हुई तो अब ये 5 साल चलेगी चलेगी। नहीं, एक फिल्म खत्म होती है, फिर उसके बाद नया खड्डा खोद के पानी ढूंढना पड़ता है। तो दिस इज माय ओनली मैसेज। मैं अपनी वाइफ प्रिया जी पे, उन पे ललिता तमाने हैं, एक जर्नलिस्ट थी, नॉवेलिस्ट हैं, बल्कि ऑटोबायोग्राफीज लिखती हैं उन्होंने। स्मिता पाटिल की भी एक किताब लिखी है, और प्रिया पे एक किताब लिखी है। तो मैं उस पे एक बायोपिक बनाना चाह रहा हूँ प्रिया की जिंदगी पे। वो इतनी विशाल थी कि एक बायोपिक बहुत कमाल की बनेगी। और जैसे मैं बता चुका हूँ कि एक पुरानी एक्ट्रेस है, उनकी जिंदगी पे मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। वो एक रोमांटिक स्टोरी है। मैं एक्चुअली ओशो आश्रम जाता हूँ, और ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र करके एक बड़ी मोटी किताब लिखी है, जो कि फिक्शनल नहीं है, वो तंत्र के बारे में है। तो मैंने वो पढ़ी, और फिर कुछ ऐसा होने लगा कि मैं यहाँ से दिल्ली एक बार कार में गया 3 साल पहले, तो जिस मंदिर में रुकूं रास्ते में वो शिव जी का मंदिर हो, वो एक तांत्रिक मंदिर हो। फिर मैं खजुराहो गया, तो खजुराहो में भी पता पड़ा कि ये तो शिव जी का तांत्रिक मंदिर है। यहाँ एक लिंगेश्वर उदयपुर के पास है। फिर तो मेरी जिंदगी में ऐसा लगा मुझे जैसे कि शिवजी ने घेर लिया है मुझे अपने प्यार से, और मुझसे बस कुछ कह रहे हैं। और जो उन्होंने कहा मैंने वो लिख दिया।
तो इस तरीके से मेरी पहली किताब तंत्र एंड द तांत्रिक, ये मुंबई में सुभाष घई साहब ने रिलीज की, कलकत्ता में ऋतुपर्णा सेन गुप्ता ने रिलीज की, दिल्ली में सतीश कौशिक ने रिलीज की, तो काफी चर्चा रहा. हाँ, आई एम राइटिंग अनदर बुक. द नेम ऑफ द बुक इज टाइमलेस. Timeless is once again based basically on Shiva, because Shiva ही एक ऐसे भगवान है जो कि जिन्हें महाकाल का कहा जाता है. और मैं उनके काल भैरव मंदिर से भी होकर आया हूँ उज्जैन में. तो वो टाइम के पार हैं. उनके लिए न दिन है न रात है, न युग है न सदी है, वो हर चीज के पार है. तो उनपे एक कैरेक्टर बेस करके मैंने किताब लिखी है जो एडिट हो रही है इन दिनों. उसका नाम टाइमलेस है. माय फेवरेट डेस्टिनेशन इज स्विट्जरलैंड बिकॉज आई लव ब्यूटी, आई लव नेचर. I don't think you will find me in Mumbai. If you find me in Mumbai, it will be at some dhaba near the highway. Because I love dhabas. और वो दहीसर के आगे जाके एक प्रीतम दा ढाबा आता है, वहां मैं जब मन करता है जाता रहता हूँ. My favorite color is black. No, I think with the black my face looks better. I'm very fond of music. मैंने क्लासिकल सीखा भी है और जैसा कि मैंने बताया मैं स्कूल में गाता भी था. बहुत बहुत हो गया. राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, बहुत हो गया. मेरा ख्याल है हाँ, लेकिन किसी न किसी दिन एक या दो गाने अपनी फिल्म के कंपोज जरूर करूंगा. आई हैव अ वाइफ, हर नेम इज आरती. शी इज अ टैरो कार्ड रीडर एंड शी इज इनटू spirituality. She does past life regression. She heals people, and we, by choice, wanted to keep India a little less populated, so we decided not to have a child. मेरी legacy मेरा काम ही कैरी कर सकता है. ये जरूरी तो नहीं कि कल को कोई बेटा होता तो वो भी मेरी तरह सोचता और मेरी तरह लिखता और मेरे तरह कुछ फिल्में बनाता. हो सकता है कि वो कंप्यूटर साइंस करता, हो सकता है कि वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करता जिस तरह मेरा भांजा करता है. मेरा एक भांजा है राजी, मेरी बहन का लड़का. अब वो माइक्रोसॉफ्ट में ही इज ऑन अ वेरी हाई पोस्ट इन सियाटल. तो लेगेसी वगैरह क्या होती है? दुनिया पड़ी है लेगेसी कैरी करने के लिए. जो मेरे काम से इंस्पायर हो गया वो मेरी लेगेसी कैरी करेगा.